लेसन जो था हिस्ट्री का वो कंटिन्यू किया था, और वो कौन सा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट 2 टॉपिक्स। कल हमने इस लेसन के 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। पहला, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेसन देयर वाज ए पिक्चर और पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। हमने शुरुआत जो की थी वो किससे की थी, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से। उसके ऊपर बोर्ड के अनुसार जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है हमारा हाउ फ्रेडरिक सोरियो विजुअलाइज द वर्ल्ड। फ्रेडरिक सोरियो ने संसार की कल्पना किस प्रकार की थी। उसमें हमने पढ़ा था यूटोपियन विजन था उसका। यूटोपियन विजन क्या होता है, दैट इज सो आइडियल व्हिच कांट बी एग्जिस्ट। इतना आइडियल, इतना आदर्श किस प्रकार का समाज होगा जिसमें किसी प्रकार की कमियां ही नहीं होगी, जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो हमारे यहाँ बोर्ड के अनुसार जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं में से एक जो सेकंड हमने डिस्कस किया वो क्या था, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस 1789। तो बोर्ड के अनुसार क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1789 की जो फ्रांस क्रांति थी उसमें पहली एक्सप्रेशन थी राष्ट्रवाद की। उसी को अगर थोड़ा सा और चेंज करके आंसर वही सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, हाउ डिड रिवॉल्यूशनरीज मेक कॉमन आइडेंटिटी फॉर फ्रांस। जो उस वक्त क्रांतिकारी थे उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी किस प्रकार क्रिएट करने का प्रयास किया फ्रांस में। और उसका हमने पढ़ा था कि स्टेट जन को चेंज करके नेशनल असेंबली बना दिया गया, न्यू ट्राइकलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस, एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वेटेड मेजर्स एक जैसे कर दिए गए थे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना लिया गया था, न्यू हाइम्स एंड सॉन्ग्स वर मेड, नए जो उनमें गाने या सॉन्ग या गीत बनाए गए देश के लिए, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज के तौर पर अपना लिया गया था। तो 2 क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन में अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, उसमें आता है हमारे पास नेपोलियनिक कोड। अब ये नेपोलियन कोड है क्या। अब नेपोलियन जो कि फ्रांस में ही वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस, तो उन्होंने कंटिन्यू ही आल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड हिज एरियाज। उस वक्त इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, हर कोई अपना प्रयास करता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने का। नेपोलियन ने भी वैसा ही किया, लेकिन उस साम्राज्य को बढ़ाने के साथ साथ नेपोलियन ने कुछ सुधार भी किए, कुछ अच्छे प्रयास भी किए। गुड मेजर्स वर आल्सो अडॉप्टेड बाय हिम, कुछ अच्छे मेजर्स अपनाए गए, और इसको हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। क्यों ये नेपोलियन कोड था, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1804 में। तो इसलिए नेपोलियन कोड ऑफ 1804 बोलते हैं इसको, सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, जो कि उस वक्त नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके अंदर था क्या क्या कुछ चेंजेस किए गए 1804 में। तो 1804 में जो चेंजेस किए गए उसके अंदर ज्यादातर प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस वर देयर बाय नेपोलियन। और बदलाव क्या थे इनके अंदर, द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर टेकन अवे। आपने 9th क्लास में इन द वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। क्लर्जी और नोबल्स को छूट मिली हुई थी, ओनली थर्ड स्टेट वाज सपोज्ड टू गिव द टैक्सेस। तो सारी छूट हटा दी गई कि किसी को भी जन्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, उसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, कानून के सामने सबको बराबर माना गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स हुए, प्रशासनिक सुधार किए गए। इक्वल वेट एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड, वेट एंड मेजर्स एक जैसे लगा दिए गए ताकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी इजिली हैपन, आसानी से उसके। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारा गया। तो नेपोलियन कोड था, इसके अंदर बहुत सारे सुधार किए गए विच वर पॉजिटिव। तो ये था नेपोलियन कोड, इसके अंदर क्या क्या सुधार किए गए, इक्वलिटी फॉर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, देन आफ्टर प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वर टेकन अवे, जो छूट थी वो सारी वापस ले ली गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड, इक्वल वेट एंड मेजर्स, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये सारे नेपोलियन कोड के अंतर्गत आए। अब उसके बाद हमारा जो बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक था वो था एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। हालांकि अगर बोर्ड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोई मेजर क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है, बट रियलिटी है तो अगर हमारी बुक में है तो हम इसके बारे में अगर बात करें तो अरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास में अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोप्राइटरी अगर कहें
जो संपत्ति के मालिक पैदा करते हैं उनसे संबंधित, और न्यू मिडिल क्लास जो बाद में नया वर्ग थे वो। तो ये लोग क्या थे, जिनके पास अच्छी संपत्ति थी, अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था। हालांकि ये केवल बहुत कम थे संख्या में, 90% वर पीजेंट्स, 90% फ्रांस के अंदर बात करें तो कौन थे, फार्मर्स, पीजेंट्स थे। ये केवल 10% के आसपास थे। और ये आपस में इनके रिलेशंस किस प्रकार के थे, दे वर टाइड थ्रू मैरिजेस। एक तो आपस में एक जैसा वर्ग, एक जैसी लेवल पर थे तो शादियां भी अपने वर्ग में करते थे। डिप्लोमेसी के लिए जब बातचीत करते तो भी अपना लेवल, अगर हम शहरों में जाते देखते हैं हम ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कम करते हैं। किसी प्रकार की किसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते। तो इनका रहन सहन का तरीका एक जैसा था, जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, तो इनकी सेपरेट लाइफ थी। लेकिन जैसे ही फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू हुई, उसके बाद एक बिजनेस क्लास ने व्यापार करना शुरू किया, उसके साथ जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, उनके अंदर वर्कर्स आए, तो ये एक न्यू मिडिल क्लास, एक नया वर्ग बनना शुरू हो गया। और इस नए वर्ग ने इनको जो छूट मिली थी उनकी आलोचना भी करनी शुरू कर दी। दे डिमांडेड फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये न्यू मिडिल क्लास कौन सी थी, जो नया सेक्शन डेवलप हुआ, जिनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी आई, थोड़ा पैसा आया, और ये लोग थोड़ी शिक्षा भी ग्रहण की, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फिर अपने अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया डेमोक्रेटिक वे में, कि साथ ही साथ हमें भी अधिकार मिले। तो नया सेक्शन डेवलप हुआ। और ये कब हुआ डेवलप, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद। हालांकि इंडस्ट्री डेवलप फ्रांस में, अगर यूरोप की, पूरी यूरोप की बात करें तो बाद में हुई। सबसे पहले इंडस्ट्रीज की बात करें कहां डेवलप हुई थी, दिस वो डेवलप इन ब्रिटेन, इंग्लैंड, और यहां तो लगभग 19वीं सेंचुरी में डेवलप हुई। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें, अगर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म से हम क्या समझते हैं। अब नेशनलिज्म हमने राष्ट्रवाद पढ़ा, और लिबरल ये एक लैटिन वर्ड है, लिबर, उससे लिबरल आया है। इसका मतलब होगा स्वतंत्र, आजाद। तो एक ही से स्वतंत्रता। अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था, इसमें भी दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। लिबरलिज्म पहला तो फ्री, स्वतंत्र, आजाद। तो उसमें उस वक्त लिबरलिज्म का मतलब, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सारे बराबर है। लेकिन अगर पॉलिटिकली बात करें, पॉलिटिकल लिबरलिज्म व्हाट डू मीन बाय, इसमें कई बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू मीन पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या होता है, ए पॉलिटिकल सिस्टम इज रन बाय कंसेंट, सहमति से चले। और सहमति से कौन सा सिस्टम चलता है, द मोनार्चियल और डिक्टेटरशिप इज नेवर रन देयर गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द पब्लिक। अगर हम मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, किसी राजा सम्राट की बात करें, या फिर हम अगर डिक्टेटरशिप तानाशाह की बात करें, तो कभी भी कंसेंट से, लोगों की राय, लोगों की सहमति से शासन नहीं चलाते हैं। तो अगर वो कंसेंट, बाय कंसेंट गवर्नमेंट चाहते, किस प्रकार की गवर्नमेंट चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दे वांट ए गवर्नमेंट बाय कंसेंट रन थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स, और पार्लियामेंट, चुने हुए लोग हो, पार्लियामेंट के तहत शासन चले। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबको बराबर के अधिकार भी मिले। उसके साथ साथ देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हो जिसका पालन किया जाए। तो था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब इसी में एक वर्ड और आता है, लिबरल, तो स्वतंत्र, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म जहां हमें हमारे वोटिंग राइट्स मिल जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सारे बराबर हो, सरकार ऐसी जो हमारे द्वारा चुनी गई हो, एक संविधान भी हो। अब उसके बाद दूसरा लिबरलिज्म में एक और, अगर बहुत बार 3 नंबर में क्वेश्चन रिपीट हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक, आर्थिक। अब लिबरल तो हमने पहले ही पढ़ा, लिबरल का मतलब भी होता स्वतंत्र, आजाद, कुछ छूट मिलना। अब इकोनॉमिक्स है, अगर सेक्टर की बात हो छूट मिल जाना। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या हो जाएगा, आर्थिक जो गतिविधियां। अब आर्थिक गतिविधियां कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कहीं काम करने के लिए जाएं, आप अपना सामान बेचने के लिए जाएं, व्यापारी वर्ग दूसरी जगह मूव करता हो, उसको कुछ छूट मिल जाए, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और यहाँ इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म मींस द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी बैरियर। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपके पास कोई सामान है, आप उसको राजस्थान से बाहर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो इस तरह कहीं भी अगर बाहर ले जाना चाहें तो उसके ऊपर कम से कम ड्यूटीज, टैक्सेस और फ्लो में कोई रोक भी नहीं हो कि आप दूसरी जगह जो दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस हो कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब जो छूट मिली हो, कोई पाबंदियां नहीं हो, कम से कम पाबंदियां हो,
दूसरा इसमें बेनिफिट क्या कि करेंसीज एक जैसी हो, क्योंकि उस टाइम तो बहुत बड़ी समस्या थी, छोटे छोटे राज्य इंडिविजुअल जो रीजनल किंगडम्स थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनके अंदर करेंसी अलग थी, वेट एंड मेजर्स अलग थे। तो उनका कहना था कि करेंसीज और जो ये हमारे पास वेट एंड मेजर्स अलग है, ये एक जैसे स्टैंडर्ड हो, इनका कोई स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स हो, नहीं तो गुड्स के मूवमेंट में परेशानी आती थी। अब उसका एक एग्जांपल परेशानी कैसे आती थी, उसका एक एग्जांपल देखें तो जर्मनी के अंदर जब नेपोलियन ने इतने सारे एरिया जीते जर्मनी में, तो 39 स्टेट्स की फेडरेशन बनाई गई, यानी लगभग 39 राज्यों का एक संघ। अब उनके अंदर क्या था कि अगर आपको गुड्स का मूवमेंट करना है तो वहां डिफरेंट करेंसीज वर देयर, अलग अलग प्रकार की करेंसीज थी, और 11 कस्टम बैरियर्स। कस्टम बैरियर्स जहां जगह जगह के ऊपर आपको रोक के आपकी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो 11 कस्टम बैरियर्स थे, यानी ये 39 छोटे छोटे स्टेट, इनके अंदर भी अगर गुड्स का मूवमेंट करना है जर्मनी में, तो आपको एक तो करेंसीज के डिफरेंस की करेंसी अलग अलग है, आपको करेंसी बार बार चेंज करेंगे, कौन सी करेंसी में पे करेंगे, और उसके साथ साथ 11 कस्टम बैरियर्स, और 11 जगह के ऊपर आपको जगह जगह टैक्स का कैलकुलेशन करके टैक्स पे करना, और हर जगह पर कितना 5%, और हर जगह पर 5% टैक्स लगता। चलो यहां तक भी ठीक है। आप 100 रुपए का सामान राजस्थान से लेके पंजाब बॉर्डर पर गए, वहां अगर पंजाब में आपने बेचने का प्रयास किया तो आपको 5% टैक्स देना पड़ा, आपके हो गए 105। उसी प्रकार जब उस 100 रुपए के सामान को आप अगले स्टेट में प्रवेश करते हो सकता है यहाँ चले गए, तो आपकी फिर वो आप 5% ही 100 पर जो एक्चुअल वैल्यू थी उस पर लगी, तो फिर हो गया 110, यानी 11 जगह अगर ऐसे क्रॉस करते करते गए तो आपको 55 रुपए तो टैक्स लग गया, यानी लगभग डबल पर जब आप प्रॉफिट कब होगा जब आप डबल पर बेचेंगे उसको। पहली परेशानी जितने सारे बैरियर्स, तो उतने ही सारे बैरियर्स मतलब इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स, कीमतें बढ़ जाना, वो परेशानी। उसके बाद इस परेशानी को भी अगर मान ले, उसके बाद भी हो सकता है दूसरी जगह हम कंफर्टेबल हैं चीज को बेचने में, तो उसमें फिर उनको काउंट करने में परेशानी आती कि टैक्स कितना होगा। इस प्रकार क्योंकि वेट एंड मेजर स्टैंडर्ड नहीं था, एक स्टैंडर्ड था नहीं, जैसे आज हम पूरे भारत में क्या स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर तो आजकल स्टैंडर्डाइज है पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी आज हम मानते हैं कि वेट एंड मेजर्स की अगर बात करें 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, लेकिन वही अगर अलग अलग कंट्रीज में अलग हो कि 1 किलोग्राम इन इंडिया इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और वही अगर अमेरिका से जाओ वहां हो जाए 800 ग्राम, तो आप फिर वो टैक्स कैलकुलेट करने में परेशानी आती है, यानी 200 ग्राम का आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होता। तो वैसे ही परेशानी कहां आई, जर्मनी के अंदर। देखो जर्मनी के अलग अलग जगह है, न्यूरेमबर्ग। अब उसमें एक कपड़े का मेजरमेंट, आज हमारे कपड़े का मेजरमेंट क्या है कि मीटर, 2 मीटर कपड़ा लेना है, 3 मीटर कपड़ा लेना है, जैसे भारत में मीटर है, तो वहां ऐसे ही कपड़े के मेजरमेंट के लिए एक वर्ड था एलए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। कई बार एक नंबर पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एलए, तो ये क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े का मेजरमेंट था। अब इसका जर्मनी के ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ये तो पहला स्टेट जब न्यूरमबर्ग में आप जाए तो वहां ये एलए कितने के बराबर था, 65.6 सेंटीमीटर, यानी एक एलए 65.6 सेंटीमीटर के बराबर। जैसे आप दूसरे स्टेट में प्रवेश किया आपने फ्रैंकफर्ट में, ये हो गया 54.7 सेंटीमीटर, जैसे आपने मेंस थर्ड में गए तो ये फिर हो गया 55.1 सेंटीमीटर। तो परेशानी कहां है, आपको टैक्स की कैलकुलेशन में परेशानी आई, और इस प्रकार के कितने बैरियर्स थे 11, और हर जगह मेजरमेंट अलग, तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स नहीं थे, तो उसको कैलकुलेट करने में परेशानी आती। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में तो छूट इस प्रकार की कि वेट एंड स्टैंडर्ड में एक जैसे हो, करेंसीज कम से कम हो, मूवमेंट के ऊपर कोई रोक नहीं हो, तो इन सारी चीजों को ये परेशानी थी। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है कपड़े का, एलए एक मेजरमेंट था, उसका कितनी परेशानी आती थी, क्योंकि हर जगह अलग अलग मेजरमेंट की वजह से जब इतनी सारी परेशानियां फेस की गई, तो उसके बाद 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाएगी। 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाएगी जोलवेन। ये क्या थी, कस्टम यूनियन की किस प्रकार के टैक्सेस लगेंगे, कहां लगेंगे, मेजरमेंट क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करने के 1834 में।
करेंसीज की संख्या को कितना कर दिया गया, इसके अंदर जब कस्टम यूनियन बनाएगी तो इसमें जो करेंसीज की 39 स्टेट के लगभग हर स्टेट के अलग थी, 30 से ऊपर करेंसीज को कर दिया गया 2, ओनली 2 टाइप ऑफ करेंसीज वर वैलिड। करेंसीज की संख्या कर दी गई 2, आसान हो गया मूवमेंट, आपको लगा करेंसीज में डील नहीं करना। और उसके साथ साथ वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया कि इतने सारे स्टेट में जो मूवमेंट होगा वेट और मेजर्स हैं वो एक जैसे रहेंगे। तो वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, इजी हो गया इकोनॉमिक लिबरलिज्म के तहत। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इन सारे स्टेट्स के अंदर रेलवेज का विस्तार कर दिया गया ताकि और इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार हमारे सारी चीजों को इकोनॉमिक लिबरलिज्म को इससे एक बेनिफिट और मिला। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें और देश से संबंधित देश में पूरे में, तो फिर जब 39 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ तो लोगों के मन में एक विचार हो रहा है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, क्यों नहीं कंट्री हो, छोटे छोटे स्टेट की बजाय पूरा एक देश की पहचान और पूरे देश में एक जैसे नियम हो। तो फिर ये भी महसूस किया गया क्यों नहीं इस प्रकार के सारे छोटे स्टेट्स को खत्म कर दिया जाए और एक शासन हो। तो वही क्या है नेशन स्टेट, जिसकी हमने शुरुआत की थी। नेशन स्टेट एक राष्ट्र राज्य, यानी अल्टीमेटली हमारा स्टेट तो है लेकिन हमारी पहचान क्या है, इंडिया। अगर हम बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम राजस्थानी है, ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है। इफ यू गो आउटसाइड देन वी आर इंडियन। तो सबके दिमाग में जब इतनी सारी सहूलियत मिली, देखा गया कि अगर छोटे छोटे स्टेट्स को इकट्ठा करके व्यवस्था चलाई जाए तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर नेशन स्टेट की मांग ये मिडिल क्लास के द्वारा उठाई जाने लगी कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था पूरे देश के लिए हो और एक देश की इन स्टेट्स की बजाय पूरी एक अलग सेपरेट पहचान हो। तो इसके बाद ये तो था हमने आज के टॉपिक, नेपोलियन कोड में कितनी सारी छूट दी गई, किस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट किया गया, अरिस्टोक्रेसी से आप क्या समझते हो, न्यू मिडिल क्लास कौन सी थी, उसके बाद लिबरलिज्म क्या है। अब हम एक ही दिन में अगर सारे टॉपिक करेंगे तो शायद ये आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो हम बाकी के टॉपिक और इसके बाद नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उसके बाद एक कंजर्वेटिज्म वर्ड आएगा, उसके बाद 1815 में क्या कुछ नेपोलियन की हार के बाद क्या कुछ बदलाव हुए, इनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनको बी केयरफुल, ध्यान से पढ़ें, समय दें इनको। ऐसा नहीं है कि औपचारिकताएं निभाएं, एक बार वीडियो ओपन किया रख दिया, इनको ध्यान से सुनने के बाद पढ़ें, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो रेज करें, क्वेरीज आपकी हैं वो रेज करें, उसके बाद आपको उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चन बताए गए हैं बोर्ड के अनुसार कि क्या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर फोकस करें, उनके आंसर अलग से लिख लें।